हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है श्वसन। तो हम लोग इस चैप्टर के लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करेंगे। चैप्टर नंबर 1 यानी जैव प्रक्रम का हम लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करा दिया, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या आप आई बटन पे यहाँ पे उसको देख सकते हैं। क्लास 10 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड और भी कोई आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए क्लास 10 से कोई भी टॉपिक पे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से देखते हैं। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका उत्तर देखते हैं, कैसे लिखना है, किस तरीके से उसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि श्वसन जो है वो सजीवों के लिए क्यों जरूरी है। तो आपको दो पॉइंट यहाँ पे समझना होगा। सजीव का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, सजीव का मतलब वो होता है जिसमें जान हो, जो मतलब चल फिर सके, जिसमें मतलब अपने शरीर को वृद्धि करने की क्षमता हो। इन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। अब श्वसन का मतलब क्या होता है, तो देखिए श्वसन का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। और सांस लेना का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। तो एक प्रक्रिया क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। तो हम लोगों में सांस लेने और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो क्यों जरूरी है। तो सिंपल सा फंडा आपके सामने निकल करके आता है कि पहला तो ये है कि हम लोग जीवित रहने के लिए, हम लोगों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों का पोषण जरूरी है उसी तरीके से श्वसन भी जरूरी है। तो पहला जीवन जीने के लिए। सेकंड में क्या है, तो इस श्वसन के क्रिया के द्वारा ही हमारे शरीर में क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इन दोनों कार्यों के लिए श्वसन क्या है, हम लोगों के लिए यानी सजीवों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपको इस तरीके से उत्तर लिख लेना है कि जीवित रहने एवं भोज्य पदार्थ से ऊर्जा के उत्पादन के लिए सजीवों में श्वसन अति आवश्यक है। क्यों अति आवश्यक है, क्योंकि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना है, ना कि आप डायरेक्टली लिख दीजिए कि श्वसन से ऊर्जा प्राप्त होता है। कैसे होता है, तो इन चीजों को भी तो आप दर्शाना होगा आपको। तो हमने यहाँ पे दर्शाया कि भोज्य पदार्थ से। अब भोज्य पदार्थ मतलब जो भी हम लोग भोजन करते हैं, जो भी खाना खाते हैं, तो उससे जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो श्वसन क्रिया के द्वारा ही होता है, क्योंकि श्वसन के क्रिया में ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो आप इन चीजों को जब चैप्टर में पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पढ़ाया होगा, नहीं तो हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे आगे चल करके। पहले आंसर क्वेश्चन आपको करा देते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है कि श्वसन की परिभाषा लिखिए। अब यहाँ पे श्वसन का परिभाषा लिखना है। तो सिंपल भाषा में तो आप ऐसे बता सकते हैं कि सांस लेने और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग श्वसन बोलते हैं। लेकिन आपको परिभाषा कुछ इस तरीके से लिखना है कि वह प्रक्रिया जिसमें बाहरी वातावरण से, यानी हम लोग जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं कहाँ से करते हैं, बाहरी वातावरण से। और बाहरी वातावरण कहने का मतलब पेड़ पौधे जो अपने प्रकाश संश्लेषण में जो छोड़ता है उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन, उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन का ग्रहण तथा फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग कर ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, उसे हम लोग श्वसन कहते हैं। आपने समझा क्या कि CO2 को बाहर निकालना है और ऑक्सीजन को अंदर करना है, और इसके उपरांत हम लोगों को जो ऊर्जा प्राप्त होता है, तो इन तीनों चीजों के सम्मिलित जो रूप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। अगर इसका डिफिनेशन आप देखना, इसका आप अगर समीकरण देखना चाहें तो इस तरीके से होता है C6H12O6 प्लस 6O2, फिर यहाँ पे 6CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। तो आप यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया को समीकरण से दर्शाएं। तो यही आपका संपूर्ण जो श्वसन की प्रक्रिया है वो यही है समीकरण के रूप में। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे उत्पाद के रूप में क्या बन रहा है, ऊर्जा बन रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे किन किन यौगिकों की बात किया है, यानी कौन कौन से चीज बनते हैं, न कि यहाँ पे बहुत से दोस्त को, बहुत से बच्चे को हमने देखा है कि डायरेक्टली लिख देते हैं कि जो ये है यहाँ पे दो अणु, एक ग्लूकोज का जो एक अणु होता है वो दो अणु पाइरुवेट में
बदल जाता है या दो अणु पाइरूवेट का निर्माण करता है, तो आपको वैसे नहीं लिखना है, इस तरीके से लिखना है कि ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तथा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इन चीजों को लिखना है। बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि यहाँ पे दो अणु वाले पाइरूवेट का निर्माण होता है। इन चीजों को आपको नहीं दर्शाना है। क्यों नहीं दर्शाना है? क्योंकि यहाँ से आपको यौगिक की बात पूछा है। कौन कौन से यौगिक? अगर आप क्लास 9th में पढ़े होंगे यौगिक के बारे में, तो आपको यहाँ पे जानकारी होगा कि यौगिक होता क्या है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में दर्द क्यों होता है? तो देखिए, लगातार दौड़ने से क्या होता है, हमारे पेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे एक अम्ल का निर्माण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। क्या बोलते हैं? लैक्टिक अम्ल। और ये लैक्टिक अम्ल क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में जब संचय हो जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में जब जमा हो जाता है, तो ये क्या करने लगता है, दर्द करना स्टार्ट कर देता है। तो आपको इस तरीके से लिखना है कि ऑक्सीजन के अभाव से हमारे पास हमारी जो पेशियों है, या मांसपेशियों भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो हमारी पेशियों में पाइरूवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। किससे होता है? तो पाइरूवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। किसके अभाव में? ऑक्सीजन के अभाव में। और लगातार दौड़ने से व्यक्ति की जो पेशी है उसमें लैक्टिक अम्ल अधिक मात्रा में संचय हो जाता है। संचय का मतलब जमा हो जाता है, और इसी के कारण जो पेशियों है उसमें दर्द होने लगता है, जिसके कारण पेशियों में दर्द होता है। तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना है ताकि आपको पूरा पूरा समझ में भी आए कि आप आंसर क्या कर रहे हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें पूछा है कि किण्वन किस प्रकार की श्वसन है या कहाँ होता है। तो बहुत से भाई को हमने देखा है कि किण्वन की यहाँ पे डिफिनेशन लिखा दिया, लेकिन यहाँ पे डिफिनेशन की बात नहीं किया है मेरे दोस्त। यहाँ पे बात किया है कि किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, यानी आप श्वसन के प्रकार बताइए कि किण्वन कौन सा श्वसन है, किस प्रकार का श्वसन है, ये आपको बताना है। देखिए, उत्तर में हमने लिखा है कि किण्वन एक अवायवीय श्वसन है, और अवायवीय श्वसन आपको पता ही है कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के क्या होता है, अनुपस्थिति में होता है। ये भी आपको बात ध्यान में रखना है। और उसके बाद पूछा था कि यह कहाँ होता है। तो ये जो किण्वन की प्रक्रिया है या किण्वन जो श्वसन है वो आपको ईस्ट में होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, श्वास नली या ट्रैकिया क्या है। देखिए, यहाँ पे श्वास नली और ट्रैकिया के बारे में पूछा है कि श्वास नली और ट्रैकिया होता क्या है। इसका आंसर आपको कैसे करना है, देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि श्वास नली या ट्रैकिया एक श्वसन अंग है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि श्वास नली क्या है। ऑप्शन ए में दे देगा परिवहन तंत्र दे देगा, उत्सर्जन तंत्र दे देगा, और उसके बाद श्वसन अंग देगा। तो आप यहाँ पे क्या टिक करेंगे, श्वसन अंग। ठीक है, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 11 सेंटीमीटर लंबी होती है और चौड़ाई इसका 16 मिलीमीटर होता है। एमएम का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर होता है। ठीक है, इस तथा इसकी दीवार को मजबूती देने के लिए उपास्थि के बने अपूर्ण वलय क्रम से पूरी लंबाई में सजे होते हैं। यानी देखिए, अगर हम बात करें तो जो उपास्थि है इस तरीके से बना होता है, आपके कंठ में, गर्दन में ये पाया जाता है ट्रैकिया। ठीक है, फिर आगे जाकर के ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये आपको डिटेल से जब चैप्टर पढ़ाया गया होगा तो आपको समझाया गया होगा। ठीक है, और नहीं समझे तो हम आपको जरूर समझाने की कोशिश करेंगे आगे चल करके, जब इस चैप्टर को हम अच्छे से क्लियर कराएंगे। अगला क्वेश्चन होता है कि पूछा गया है कि मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होता है। तो देखिए, मछलियों में जो गिल्स होता है ना, वो सिर के पार्श्व भाग मतलब पीछे। पार्श्व भाग का मतलब क्या होता है, पीछे भाग में, आंख के ठीक पीछे स्थित होता है। यानी अगर इसका इस सिर है तो सिर के ठीक पीछे, और उसके बाद यहाँ पे ये अवस्थित रहता है, और यहाँ पे इसका आंख होता है, तो आंख के पीछे ये अवस्थित होता है गिल्स। और गिल्स का क्या काम क्या है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इसके बारे में कि गिल्स का जो कार्य है वो क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि मानव शरीर की कौन कौन सी संरचनाएं श्वसन अंगों का निर्माण करती है। अब देखिए, मानव शरीर में कौन कौन सी संरचना है जो श्वसन अंग बनाता है। तो एक तो आपका नासिका छिद्र, जिसको आप नाक भी बोल सकते हैं। नाक जो आपका है ये आपका श्वसन अंग का कार्य करता है। फिर उसके बाद स्वर यंत्र या लैरिंक्स, जिसको हम लोग गला बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
गला, तो ये भी आपका श्वसन का काम है, क्योंकि अगर आप नाक बंद कर देंगे तो आप मुंह से सांस लेंगे, और मुंह से कैसे सांस लिया जाता है तो आपको पता भी होगा कि आप जब मुंह को खोलेंगे तो आपको जो यहाँ पे गला में स्वर यंत्र या लैरिंक्स जो दिया है उसके माध्यम से होता है। फिर उसके बाद श्वास नली या ट्रैकिया। अब श्वास नली या ट्रैकिया क्या होता है, तो भी हमने आपको बताया कि आपके गला से एक नली की तरह निकला हुआ होता है, ठीक है, जो जो इस तरीके से हड्डी का इसमें ज्वाइंट होता है, और फिर अंदर जाकर के शरीर के भीतरी भाग में ये दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद आता है फेफड़ा। फेफड़ा, अब फेफड़ा क्या होता है तो आपको पता ही होगा, दो लंग्स हम लोगों के अंदर होता है, एक तरफ क्या होता है ऑक्सीजन आता है और सेकंड से क्या जाता है तो ये CO2 बाहर निकल जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इन सभी को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, श्वसन अंग बोलते हैं, मानव श्वसन अंग बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर समझ में आ रहा होगा, कोई भी आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें पूछा गया कि श्वासोच्छ्वास क्या है। देखिए श्वासोच्छ्वास जो है वो दो से मिलकर के बना है, एक आपका प्रश्वास और एक आपका उच्छ्वास, ये दोनों से मिलकर के बना है, और उसके बाद हम इस चीजों को बोलते हैं प्रश्वास, सॉरी श्वासोच्छ्वास। अब चलिए देखिए हम लोग इसका कैसे डेफिनेशन करेंगे। तो हमने लिखा है कि वह प्रक्रिया जिसमें नासिका से ऑक्सीजन का फेफड़े तक पहुंचना, यानी नाक से सबसे पहले कहाँ जाएगा, फेफड़ा तक जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा कि रक्त से जो फेफड़ा में आया कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बची हवा के साथ फिर से क्या करेगा, नासिका यानी नाक के द्वारा बाहर निकल जाना, और इन सभी का जो सम्मिलित रूप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। तो आपने समझा कि श्वासोच्छ्वास क्या होता है, एक तो आपको ऑक्सीजन का अंदर आना और सेकंड से आपको बाहर निकलना, तो इन दोनों का जो सम्मिलित रूप है इसी को हम लोग बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। उम्मीद करते हैं 10 के क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, 10 के 10, आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आप लोग फिर भी आप लोगों को कोई डाउट सेक्शन में रह जाता, कोई पॉइंट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।